Dear students, today we will discuss distribution law. Now, come what is the distribution law? According to this law, if a solute distributes between two initial solvents or liquids X and Y at constant temperature in such a way, then the ratio of its concentration in the two solvents is a constant value. तो एज पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है, चाहे वो सॉलिड में है या लिक्विड में है, अगर वो कोई दो इमिसिबल सॉल्वेंट और लिक्विड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और डिजोल्व हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में जो उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उन दोनों सॉल्वेंट्स के बीच में, तो उन दोनों सॉल्वेंट के बीच में उस कंसंट्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कहते हैं और इस लॉ को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रहेगी दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ही हम पार्टीशन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू K। यहाँ C1 हमारी जो हमारे पास सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन है एक सॉल्वेंट में। जो अगर हमने X सॉल्वेंट लिया है तो उसके अंदर हमारी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। यहाँ पर हमने सॉल्यूट को A से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A इन सॉल्वेंट X, और C2 हमारी कंसंट्रेशन ऑफ A इन सॉल्वेंट Y है। और इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट है वो K है, और K को हम पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसे नन्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं या नन्स डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी इसे बोला जाता है। अब नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नन्स नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस लॉ को दिया था, इस लॉ के बारे में बताया था, इसलिए इस लॉ को हम नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नन्स पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ अ सॉल्यूट X distributes itself between two immiscible solvents A and B at constant temperature and X is the same molecular condition in both solvent, then concentration of X in solvent A divided by concentration of X in solvent B equal to KD। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है जो X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हमारा जो X सॉल्यूट है वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका जो मॉलिक्यूलर कंडीशन है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, और वो दोनों सॉल्वेंट में सेम है, तो जो उसकी एक सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन रहेगी उसका रेशियो दूसरे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे पास जो सॉल्यूट है X सॉल्यूट, उसकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C1 वो सॉल्वेंट A में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी तरह C2 जो है वो सॉल्वेंट B में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा C1 by C2, C1 is the concentration of solute in solvent A while C2 is the concentration of solute in solvent B, तो वो इक्वल रहेगा हमारा KD से। अब KD हमारा क्या है? KD हमारा नन्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नन्स साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसलिए इसे हम नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। द कांस्टेंट KD और सिंपली K इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो जो कांस्टेंट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और नन्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब इस स्लाइड में
मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा एक सॉल्यूट एक्स है, जो अभी तक मैं बताता हूँ आया हूँ कि हमारे एक सॉल्यूट लिया जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, उसे दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स और लिक्विड में हमने डिसॉल्व किया या डिस्पर्स किया या डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर हमारे दो इमिसिबल लिक्विड हैं कंटेनर में लिए हुए, दोनों अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल्ड हैं। और यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच की फेजेस को एग्जिस्ट कर रही हैं। नीचे सॉल्वेंट भी है, ऊपर सॉल्वेंट है। जब हमने सॉल्यूट एक्स लिया तो सॉल्यूट एक्स एस पर इट्स सॉल्युबिलिटी दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिसमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस सॉल्वेंट में, और जिसमें सॉल्युबिलिटी कम होगी उस सॉल्वेंट में उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो दोनों फेजेस में हमारा जो सॉल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इन दोनों के बीच के रेशो को हम, जो हमारी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट एक्स की, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एक्स इन सॉल्वेंट बी, वो हमारा कांस्टेंट होती है और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो ये जो फिगर है आपके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका सॉल्यूट दो अलग नेचर के सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उन दोनों के कंसंट्रेशन के रेशो को, उन दोनों सॉल्वेंट में जो हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उनके रेशो को हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो यह लो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लो कहलाता है। अब ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लो है वो सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेट करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लो। व्हेन अ सॉल्यूट इज शेकन विद टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स एट इक्विलिब्रियम, बोथ द सॉल्वेंट्स आर सैचुरेटेड विद द सॉल्यूट। जब हम अपने सॉल्यूट को दो नॉन मिसिबल सॉल्वेंट के साथ शेक करते हैं तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट्स के अंदर जाके डिसॉल्व होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब हमारा मैक्सिमम सॉल्वेंट, हमारा मैक्सिमम सॉल्यूट उन सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। यहाँ पर हमारे सॉल्वेंट के अंदर हमारे सॉल्यूट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ जाती है, तो ये हमारी कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन या सैचुरेटेड कंडीशन। अब इस सैचुरेटेड कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है दोनों अलग अलग फेजेस में, यानी दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में, उसके रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट से। तो यहाँ मैंने बताया है C1/C2। C1/C2 है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सेकंड सॉल्वेंट। अगर हम कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी टर्म्स में रिप्रेजेंट करें कि जितना हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ वही उसकी कंसंट्रेशन थी, तो जो कंसंट्रेशन थी हम उसे सॉल्युबिलिटी यानी mg/ml या माइक्रोग्राम पर ml में लेते हुए उसे सॉल्युबिलिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो S1 हमारा है हमारे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पहले सॉल्वेंट में, और S2 है सॉल्युबिलिटी दूसरे सॉल्वेंट में। तो C1/C2 इक्वल टू S1/S2 डिवाइडेड बाई KD। तो KD हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, इसे हम नन्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और पार्टीशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को देखते हुए अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू पता है, अगर हमें KD की वैल्यू पता है, तो हम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी एक सॉल्वेंट में पता है तो हम दूसरे सॉल्वेंट में निकाल सकते हैं, और अगर दोनों सॉल्वेंट्स में पता है तो हम इसके थ्रू अपना डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता है कि हमारा सॉल्यूट एक तरह के सॉल्वेंट में कितना सोल्यूबल हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी पता है हमें सॉल्यूट का, तो हम
उसकी सॉल्युबिलिटी दूसरे सॉल्वेंट में भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डेविएशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमारे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का किस तरह से डेविएशन शो हो सकता है। क्या कंडीशन है जो डेविएशन शो करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो कुछ कंडीशन है, मेनली दो कंडीशन है। इसमें पहली कंडीशन ये है कि देयर इज अल्टरेशन इन द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो जब हम अपने सॉल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट करें या डिसॉल्व करें, तो जैसे जैसे हमारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़े तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर चेंज होती जाए, कि भाई हायर सॉल्युबिलिटी पे या हायर कंसंट्रेशन पे उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, उसकी सॉल्युबिलिटी का पैटर्न चेंज हो गया, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो कम हो जाए। तो इस कंडीशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट कम कंसंट्रेशन में तो अलग सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन किसी तरह टाइम निकलते हुए कंसंट्रेशन बढ़ी तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, कि वो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करने लग गया पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जिसमें वो पहले कम सॉल्युबिलिटी शो कर रहा था। अगर ऐसा हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो नहीं होगा और वो डेविएशन शो करेगा। दूसरी कंडीशन है, if the molecular state of the solute get changed in two solvents, the change in molecular states include when solute undergoes association in one of the solvent। कभी कभी हमारा जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन की फिनोमिना को शो करता है, और इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन की फिनोमिना की वजह से जो सॉल्यूट का मोलिकुलर स्टेट है, मोलिकुलर फॉर्म है, वो चेंज हो जाती है। अब अगर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में आके एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की इक्वेशन होगी, यानी के डी C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर जिससे एसोसिएशन हो रहा है, जैसे मैं सपोज कीजिए कि C2 यानी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर, सेकंड सॉल्वेंट के अंदर हमारा सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर हम C2 की जगह √C2 लिखेंगे और n करेंगे। n इज द ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन, कि जिस ऑर्डर में हमारा सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है तो उसे हम n वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट A में एसोसिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पर n √C1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई C2। तो यहाँ पर हमारा एसोसिएशन जो है वो पहले सॉल्वेंट में हो रहा है, तो इसलिए हमने उसे अंडर में रिप्रेजेंट किया है, और जो n है हमारा, n हमारा ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन है। तो यहाँ पर C1 C2 जो हमारे सॉल्यूट की दो फेजेस में कंसंट्रेशन है, और KD हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है या पार्टीशन कोफिशिएंट भी हम इसे बोल सकते हैं, और n जो है हमारा, n हमारा ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाकर के डिसोसिएट हो जाए, यानी अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो KD इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो दूसरे सॉल्वेंट में, यानी जो हमारा सेकंड सॉल्वेंट था उसमें डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1 माइनस अल्फा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो अल्फा है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो जितना हमारा डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूट, उसे हम उस फ्रैक्शन को हम 1 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन हमारा 1 होता है, और जितना डिसोसिएट हो गया तो उतना फ्रैक्शन यानी पॉइंट्स में वो लेकर उसे 1 से माइनस कर देंगे, तो वो वैल्यू हमारी नीचे C2 की हो जाएगी। अगर हम कहें कि हमारा जो सॉल्यूट है वो पहले सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो रहा है, दूसरे में नहीं, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी KD इक्वल टू C1 माइनस C1 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जो
डिसोसिएशन है वो पहले सॉल्वेंट में है, दूसरे में नहीं, तो इसलिए हमने दूसरे सॉल्वेंट में कोई दूसरे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं किया, तो हम C2 लिखेंगे उसकी जगह, और पहले में C1 1 माइनस अल्फा लिखेंगे। यहाँ पर अल्फा हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उसे हम जो 1 है टोटल फ्रैक्शन, उसमें से जो इतना पार्ट हमारा डिसोसिएट हो गया उसे हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा डेविएशन है। तो दो तरीके से डेविएशन हो सकता है, एक जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, दूसरा हमारे सॉल्यूट की जो सोल्युबिलिटी है, म्यूचुअल सोल्युबिलिटी, वो कंसंट्रेशन बदलने के साथ चेंज हो जाए, म्यूचुअल सोल्युबिलिटी के रेशो में चेंजेस आ जाए, कि कम कंसंट्रेशन पे सोल्युबिलिटी का परसेंटेज कुछ अलग है, सोल्युबिलिटी की वैल्यू कुछ अलग है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ते ही सोल्युबिलिटी की वैल्यू कुछ चेंज हो गई। तो अगर ऐसे कंडीशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेविएशन है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें यहाँ पर डेविएशन शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई होना है। तो अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो वो कंडीशन क्या है? तो सबसे पहली मेन कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर की। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है सिस्टम का मतलब जो हमारे एक्सपेरिमेंट का, जहाँ पर हम अपने सॉल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो हमारे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम रहती है। सेकंड कंडीशन है सेम मोलिकुलर स्टेट। तो जो हमारे सॉल्यूट है उसकी जो स्टेट है मोलिकुलर स्टेट, वो दोनों सॉल्वेंट के बीच में सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सॉल्यूट हमारा एसोसिएशन या डिसोसिएशन किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में नहीं शो करना चाहिए। अगर वो ऐसा शो कर रहा है तो वो यहाँ पर डेविएशन शो करेगा, और उस कंडीशन में ये नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फुलफिल नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो हमारा सॉल्यूट ना तो एसोसिएशन की फिनोमिना शो करना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन की फिनोमिना शो करना चाहिए। तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो है वो है नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट्स। हमें जो दो सॉल्वेंट लेने हैं वो दोनों आपस में नॉन मिसिबल होने चाहिए। हम यहाँ पर वाटर और ऑयल या ऑयली मिसिबल सॉल्वेंट्स ले सकते हैं, और दोनों सॉल्वेंट जो भी लें आप वो पूरी तरीके से नॉन मिसिबल होने चाहिए। अगर सॉल्वेंट आपस में मिल रहे हैं तो ये लो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए द एक्सटेंट ऑफ म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू देम। और साथ के साथ जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो जो इनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है उसकी एक्सटेंट भी सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्वेंट की म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। पहले वो सॉल्वेंट आपस में नॉन मिसिबल थे, लेकिन सॉल्यूट की प्रेजेंस में वो दोनों मिसिबल हो गए। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे सॉल्यूट्स जो अपनी एडिशन की वजह से सॉल्वेंट की म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी को अल्टर कर देते हैं, उनमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो नहीं करता। अब अगली कंडीशन है इसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो जब सॉल्यूट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन स्टेबलाइज हो जाती है उसके बाद ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूट को अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टेबलाइज करना जरूरी होता है। जब सॉल्यूट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन स्टेबलाइज हो जाती है तभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होता है। तो सॉल्यूट के लिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपनी
स्टेबलाइज करना एसेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द टू सॉल्वेंट्स मस्ट बी लो। अगर हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो फिर ये लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। ये लॉ हायर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड लिक्विड के लिए नहीं है। इसलिए सिर्फ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की जब अवेलेबल होगी तभी ये लॉ फॉलो हो पाएगा। लास्ट पॉइंट इज द सॉलिड शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं वो किसी भी सॉल्वेंट के साथ, जो हमारे दो सॉल्वेंट हैं उनके साथ किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल इंट्रैक्शन या इनकम्पेटिबिलिटी शो नहीं करनी चाहिए। जो हमारा सॉल्यूट है सॉल्वेंट के साथ किसी भी तरह का इंट्रैक्शन जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी अल्टर हो, इस तरह का इंट्रैक्शन शो नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं जिस पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है। अगर हमारे सॉल्यूट में इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा और वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लिमिटेशन रहेगी। अब एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लेबोरेटरी में और इंडस्ट्री में कई सारी एप्लीकेशंस हैं। पहला है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। Solvent extraction is the process used for the separation of organic substances from aqueous solution। तो जब हमें अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक्वस सॉल्वेंट सॉल्यूशंस से सेपरेट करना होता है तो हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो सॉल्वेंट को लेकर के जिसमें हमारा कोई सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड है या कोई ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे शेक करके अपने दोनों सॉल्वेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है इसकी एप्लीकेशन में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम जो स्मॉल अमाउंट रहते हैं हमारे मटेरियल के, अगर हमारे पास कोई स्मॉल अमाउंट है हमारी ड्रग का जो हमारे किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होके सेपरेट हो सकता है, उसे हम सिलिका का कॉलम यूज़ करते हुए अलग अलग सॉल्वेंट के साथ सोक करते हुए उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि हमारे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी दो सॉल्वेंट्स में, जो दो अलग अलग नेचर के सॉल्वेंट्स हैं उनमें अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर हम अपने सॉल्यूट्स को डिफरेंट सॉल्वेंट में डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू के बेसिस में दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में अपने सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो सॉल्वेंट हैं, एक हेक्सेन है जो ऑयली नेचर का है और दूसरा वाटर है। तो यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट को, जिसमें कंपोनेंट की ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसे लेते हुए अपने कंपोनेंट को दोनों सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Thus, the component with the highest distribution coefficient is first to move down, followed by component with the lower distribution ratio in the flowing hexane, which is collected separately। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारे कंपोनेंट है दो अलग अलग सॉल्वेंट में था, तो जिस सॉल्वेंट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ज़्यादा है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, वो पहले नीचे सेटल होगा, मूव डाउन पहले होगा, तो वो पहले हम उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। जब हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वाला सॉल्वेंट रिमूव हो गया हमारे सॉल्यूट के साथ, तो उसके बाद हम लोअर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो वाले सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी।
तो यहाँ पर हम एक कॉलम लेते हुए अपने कंपोनेंट को डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट सॉल्वेंट में सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज the principle of distribution law is very useful in metallurgical operation. मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हम लीड का डिसिल्वराइजेशन करते हैं। लीड के अंदर कभी कभी सिल्वर होती है, तो सिल्वर को रिमूव करते हैं लीड से, तो इस प्रोसेस को हम पार्क्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये पार्क्स प्रोसेस जो एग्जांपल है हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर बेस्ड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज हम डिसिल्वराइजेशन ऑफ लीड में कर सकते हैं। The distribution law is also useful in determination of association and dissociation of solute. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो हमारा सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसी सॉल्वेंट में हो रहा है, तो उसे प्रेडिक्ट करने में, उसे डिटरमाइन करने में यूजफुल है। तो उसके थ्रू हम एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एस्टिमेट कर सकते हैं। The distribution law is also useful in study of complexation and hydrolysis of salts. तो यहाँ पर हम जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जो दो ड्रग या दो मॉलिक्यूल के बीच में जो गठबंधन है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। तो कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के थ्रू किसी ड्रग या किसी साल्ट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना कॉम्प्लेक्सेशन कहलाता है। और साथ ही साथ उस कॉम्प्लेक्स का वाटर में जा करके ब्रेक डाउन हो जाना, वाटर के प्रेजेंस में लाइसिस हो जाना, हाइड्रोलिसिस कहलाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्सेशन और हाइड्रोलिसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। अगली इसकी एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ब्रोमाइड और आयोडाइड के कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी यूजफुल है। यहाँ पर हम ब्रोमाइड और आयोडाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे किसी सॉल्वेंट में ब्रोमाइड या आयोडीन की प्रेजेंस है, आयोडाइड की प्रेजेंस है, ब्रोमाइड और आयोडाइड की, तो ये दोनों प्रेजेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं बता चुका हूँ कि एसोसिएशन की डिटर्मिनेशन में, डिसोसिएशन की डिटर्मिनेशन में, इसी तरह से सोल्युबिलिटी की डिटर्मिनेशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ किया जाता है। तो ये सब इसकी एप्लीकेशन है और समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आई होंगी। तो और इसी सोच के साथ मैं ये लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।